नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ के फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर बताएंगे। और जो हमारे यूनिट फर्स्ट बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर है और जो सेकेंड पेपर है, हम इन दोनों का सिलेबस पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। और आज हम यूनिट सेकेंड का फर्स्ट बुक की यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और तथा आज हम यूनिट सेकेंड का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ व्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में यानी यूनिट फर्स्ट में कुल 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में हमें 500 से लेकर 1250 ईस्वी तक गणित का विकास पढ़ना है कि किस प्रकार 500 से लेकर 1250 ईस्वी तक गणित का विकास हुआ। और इसके साथ ही हमें पहले चैप्टर में गणित के विकास में आर्यभट्ट का योगदान पढ़ना है, उनका जीवन परिचय और आर्यभट्ट का जीवन परिचय और गणित के विकास में उनका योगदान। और इसी प्रकार हमें एक और गणितज्ञ वराहमिहिर इनका जीवन परिचय और गणित में योगदान पढ़ना है। अर्थात फर्स्ट चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है 500 से लेकर 1250 ईस्वी तक गणित का विकास कि किस प्रकार विकास हुआ, वो सब हमें पढ़ना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक आर्यभट्ट का जीवन परिचय और गणित में उनका योगदान। तीसरा टॉपिक वराहमिहिर का जीवन परिचय और उनका गणित के विकास में योगदान। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैट्रिक्स यानी ऑफ व्यू। तथा इसमें तीसरा चैप्टर है, उसमें हमें ऑफ व्यू, जहां सेकेंड चैप्टर है पूरी तरह ऑफ व्यू जान लेंगे तो हमें ऑफ व्यू से रिलेटेड और भी अन्य चीजें इसके थर्ड चैप्टर में पढ़नी है। जैसे कोई ऑफ व्यू दिया है तो उस ऑफ व्यू से उसका अभिलाक्षणिक ऑफ व्यू बनाना, उसका अभिलाक्षण बहुपद निकालना, अभिलाक्षण समीकरण, अभिलाक्षणिक मान और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना, ये सब हमें पढ़ना है थर्ड चैप्टर में। और यूनिट फर्स्ट में हमारे कुल कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो यदि अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट यूनिट का चैप्टर सेकेंड। यूनिट कौन सी हमारी? फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। और हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी ऑफ व्यू। तथा यदि हम मैट्रिक्स ऑफ व्यू की बात करें तो पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, अर्थात इसकी रूपरेखा या फिर इसका आधार पाठक्रम क्या है। तो इस चैप्टर में हमें पहले ऑफ व्यू की परिभाषा पढ़नी है कि ऑफ व्यू की परिभाषा क्या है, ऑफ व्यू होता क्या है, और कुछ हमें ऑफ व्यू के टाइप भी दिए गए हैं। फिर मेन चीज है कि हम ऑफ व्यू जो है उसकी शुरुआत कक्षा 12वीं से हो जाती है। तो ऑफ व्यू की शुरुआत कक्षा 11वीं से हो जाती है। हम कक्षा 11वीं में ऑफ व्यू पढ़ते हैं। ऑफ व्यू क्या होता है? तो इसमें जो हमें है वो हमें मैट्रिक्स की जाति पढ़ना है, अर्थात हमारे अध्याय का जो नाम है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अर्थात क्या है? ऑफ व्यू की जाति, है ना। तो हम जो कक्षा 11वीं में ऑफ व्यू पढ़ के आए हैं तो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑफ व्यू की जाति निकालना सीखना है और ऑफ व्यू की जाति से रिलेटेड बहुत टॉपिक पढ़ना है।
जैसे हमने बताया थोड़ा ऑब्लिक डेफिनेशन की ऑब्लिक होता क्या है, फिर हमें ऑब्लिक कुछ प्रकार बताए गए हैं, फिर मेन फोकस कहाँ किया गया कि ऑब्लिक जाति में, तो ऑब्लिक की जाति परिभाषा, इससे संबंधित प्रमेय पढ़नी है। हमें ऑब्लिक की जाति निकालना है कि किसी भी ऑब्लिक की जाति कैसे ज्ञात करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्लिक की जाति निकालना है। इसके साथ ही ऑब्लिक का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, वो होता है ऑब्लिक कोटि से। तो जो ऑब्लिक की जाति है उसका रिलेशन होता है ऑब्लिक की कोटि से। तो हमें ऑब्लिक कोटि निकालना सीखना है, शून्यता निकालना सीखना है, और जब ये चीज निकाल लेंगे तो फिर हमें ऑब्लिक में दो तीन चीजें और हैं कि हमें ऑब्लिक का प्रश्मान रूप कैसे निकालते हैं। वो ऑब्लिक को प्रश्मान, किसी भी कोई ऑब्लिक दिया गया है तो उसे प्रश्मान रूप में बदलना है। ऑब्लिक का एशेलॉन रूप पढ़ना है, ऑब्लिक का कैनोनिकल रूप पढ़ना है, और कोई ऑब्लिक यदि प्रश्मान ऑब्लिक है, मतलब पहले किसी ऑब्लिक को प्रश्मान ऑब्लिक रूप में बदलना है, और यदि कोई हमें क्या दिया गया प्रश्मान ऑब्लिक, तो हमें उसे माना कोई ऑब्लिक ए है जो कैसा है प्रश्मान ऑब्लिक है, तो इस ऑब्लिक ए को पी ए क्यू के रूप में लिखना है। और जब पी ए क्यू के रूप में लिखेंगे तो ए क्या है दिया गया प्रश्मान ऑब्लिक, तो ये दोनों भी ऑब्लिक होते हैं पी और क्यू। पी होता है पंक्ति ऑब्लिक और क्यू होता है स्तंभ ऑब्लिक। तो इन दोनों ऑब्लिक के मान निकालना है, और इससे संबंधित हमें ऑब्लिक से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़नी है। मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्लिक की जाति संबंधित कुछ प्रमेय, ऑब्लिक की जाति से संबंधित कुछ क्या पढ़नी हमें प्रमेय पढ़नी है, जो किससे रिलेटेड होगी, जाति से रिलेटेड होगी, है ना। पहले जब हम ऑब्लिक की जाति की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पर हमें किन्हीं दो ऑब्लिक, कोई ऑब्लिक है उससे संबंधित केवल एक प्रमेय पढ़नी है। फिर यहाँ पे बाद में जब आप और सब कुछ ऑब्लिक के बारे में जान लेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ और ही प्रमेय हमें अध्याय के बाद में पढ़नी है। तो ये है अध्याय का सिलेबस एक प्रकार से कि हमें इस अध्याय में बीएससी के में क्या क्या पढ़ना है। अर्थात हर क्लास में जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो उसका सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे 12वीं 11वीं में जब ऑब्लिक की शुरुआत होती है, जब पहली बार ऑब्लिक पढ़ते हैं तो उसका पूरा परिचय, ऑब्लिक की परिभाषा, ऑब्लिक की गुण विशेषता, इसके पूरे प्रकार और ऑब्लिक का मान निकालना, और इससे संबंधित और भी कुछ चीजें बेसिक चीजें बताई जाती हैं। तथा इसके बाद जब हम बीएससी में आ गए हैं तो हमें ऑब्लिक की यहाँ पे जाति मतलब उसकी और चीजें जो मतलब ऑब्लिक से रिलेटेड है, जो पहले हमने नहीं पढ़ी वो पढ़ने को मिलती है। ये जाति, कोटि, शून्यता, किसी ऑब्लिक को प्रश्मान रूप में बदलना, एशेलॉन रूप में बदलना, उसका कैनोनिकल रूप निकालना, और पी ए क्यू के रूप में लिखना, पी ओ क्यू के मान निकालना, इससे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ना। फिर भी ऑब्लिक संबंधित और भी चीजें हैं जो हम आगे अध्याय में पढ़ते हैं, है ना। तो ये है हमारे पूरे अध्याय का सिलेबस। लेकिन जो हम आप लोगों को बताएंगे तो हम ऑब्लिक को बेसिस से डिफाइन करेंगे। अर्थात ऑब्लिक होता क्या है, ऑब्लिक का इंट्रोडक्शन पूरा परिचय, फिर ऑब्लिक की परिभाषा, ऑब्लिक की परिभाषा के पश्चात ऑब्लिक के गुण और विशेषताएं बताएंगे, ऑब्लिक प्रकार, क्योंकि ऑब्लिक और सारणिक एक जैसे होते हैं। सारणिक भी हम कक्षा 11 पढ़ते हैं तो हम सारणिक को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि ऑब्लिक और सारणिक में क्या अंतर है, दोनों डिफरेंस बताएंगे। क्योंकि जो सारणिक होता है वो ऑब्लिक समान होता है, दोनों थोड़ा डिफरेंस होता है। जब कोई चीज हम पढ़े तो हमें वो टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक को मतलब वो टॉपिक कैसे नहीं केवल सवाल बस लगा सकें, हम उस टॉपिक के बारे में बहुत चीज जान सकें। और वो टॉपिक मतलब हमें ये हो इस प्रकार से कि ऐसे नहीं किताब हम मतलब किताब के सवाल लगाना चालू करें तो बनते हैं, लेकिन यदि उस टॉपिक के बारे में कोई हमसे कुछ पूछे या फिर हमें कुछ ना पता हो तो मतलब हम आप लोगों को पूरा कुछ बेसिस से बताने की कोशिश करेंगे। और हमें भी कोई टॉपिक इसी प्रकार कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आगे जब उसे पढ़ने को दोबारा मिले तो हम इसके बारे में जो बेसिक चीजें वो जानते हो, यदि हम उसे पहले पढ़ चुके हैं। और फिर इसके बाद हम ऑब्लिक प्रकार बताएंगे, फिर ऑब्लिक प्रकार बाद फिर हम और उससे चीज रिलेटेड चीजों को एक एक करके बताएंगे।
तथा आज के लेक्चर में हम आप लोगों को क्या क्या बताएंगे। तो चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्लिक जाति जोन है, उससे पहले जो उससे और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताएंगे। जैसे आज के लेक्चर में हम ऑब्लिक क्या है इसका मतलब एक प्रकार से ऑब्लिक का इंट्रोडक्शन, ऑब्लिक डेफिनेशन बताएंगे, फिर ऑब्लिक का बेसिक, ऑब्लिक का मान निकालना और ऑब्लिक के प्रकार बताएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि ऑब्लिक का रिलेशन सारणिक से है तो सारणिक को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि ऑब्लिक सारणिक में क्या अंतर है। और तथा इनमें से जो हमारा लेक्चर होगा तो हमारा जो लेक्चर है वो मतलब प्रतिदिन का जो हमारा लेक्चर है वो मिनिमम 30 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट का होगा। तथा जो हमने टॉपिक बताए इनमें से जितने टॉपिक हमारे हो जाएंगे वो हम कंप्लीट करेंगे और जो टॉपिक नहीं हो पाएंगे वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में बताएं, उन टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और आगे के टॉपिक भी हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और यदि हमारा ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इन्हें एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद यदि हम देखें कि आज के लेक्चर में हम आप लोगों को क्या क्या बताने वाले हैं। तो पहले यदि हमने पूरा सिलेबस जो आपको लेक्चर बताया ये पता होना चाहिए कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तथा हम आज आप लोगों को ये क्या क्या बताएंगे, फिर शुरुआत में हम क्या क्या बताना है, इनमें से जो चीज नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे तथा उसके आगे की चीजें और भी चीजें बताएंगे। तो हम आज जानेंगे पहले ऑब्लिक का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय, फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है, और जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहीं पर हम सारणिक को डिफाइन कर देंगे और मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर ही बता देंगे, है ना। क्योंकि सारणिक हमारा टॉपिक नहीं तो वो नहीं लिख रहा है तो यही बता देंगे। मैट्रिक्स का बेसिक स्टार्ट करेंगे हम, बेसिक से मतलब पूरा क्या कैसा, फिर मैट्रिक्स की मान निकालना, मैट्रिक्स का मान निकालना कि किसी मैट्रिक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा मान की आवश्यकता पड़ेगी, मान के आधार पर भी कुछ ऑब्लिक के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहले मान निकालना बता देंगे और फिर हम क्या के प्रकार बताएंगे और फिर इसके बाद हम ऑब्लिक के प्रकार बताएंगे। और इसके साथ ही जो हम अगले लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे तो जो टॉपिक नहीं हो पाएंगे वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे और बढ़ा देंगे। तथा आप लोगों को ये सारी चीजें जो सिलेबस में पढ़ना है वो तो बताएंगे ही, लेकिन इसका बेसिक से शुरुआत करके इससे रिलेटेड सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। अर्थात जो सिलेबस में वो पढ़ेंगे लेकिन इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो जो जानना जरूरी वो भी, इसके अलावा कोई चीज और भी है जो हमें मतलब जानना, वो मतलब जो हमें जानना चाहिए तो वो भी हम साथ में बताएंगे। तो अब हम शुरुआत करें तो हम यदि एक एक टॉपिक को यदि डिफाइन करें तो पहले हम बता रहे हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, अर्थात मैट्रिक्स का परिचय कि मैट्रिक्स होता क्या है। यदि हम मैट्रिक्स का परिचय देखें तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स जो होता है तो कि मैट्रिक्स जो होता है तो इसमें भी कुछ अवयव पाए जाते हैं। वो अवयव चर हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, परमेय हो सकते हैं, अपरमेय, मतलब कोई भी संख्या उसका अवयव हो सकती है। लेकिन हम इसके जो अवयव होते हैं उन अवयवों को कैसे शो करते हैं, हम इसके अवयवों को पंक्ति, रो और कॉलम के रूप में उन्हें हम लिखते हैं। और जब हम इन्हें रो और कॉलम के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार हम उन अवयवों को लिखेंगे।
तथा हमारे आव्यूह में जो पंक्तियां हैं वो कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं। उसी प्रकार कितने भी हमारे यहाँ पर कॉलम हो सकते हैं, है ना। इसमें कितनी भी पंक्तियां कितने भी कॉलम हो सकते हैं। जब पंक्ति को कॉलम के रूप में लिखेंगे तो फिर हम इस प्रकार आव्यूह को बड़े कोष्ठक के अंदर या फिर इस प्रकार मॉड के अंदर लिखेंगे उन अवयवों को, चाहे मॉड लगा दे दोनों, चाहे क्या लगा दे बड़ा कोष्ठक लगा दे। तो आव्यूह का जो इंटोरेशन है, तो आव्यूह का इंटोरेशन क्या होगा कि आव्यूह भी कुछ अवयवों का एक प्रकार समूह होता है या समुच्चय होता है, जिसमें अवयव हमने क्या बताया कोई भी अवयव हो सकते हैं, अर्थात वो परमेय अपरमेय और जो संख्याएं होती वो चर अचर वास्तविक काल्पनिक कोई भी संख्या हो सकती हैं। उन्हें हम पंक्ति और स्तंभों के रूप में लेते हैं। एक आव्यूह में चाहे कितनी भी पंक्तियां और चाहे कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। इन सभी अवयवों या पंक्ति और स्तंभों को हम बड़े कोष्ठक के अंदर या फिर मॉड के अंदर लिखते हैं, और जितनी पंक्तियां स्तंभ होंगी उनकी संख्या को नीचे हम यहाँ पर इस प्रकार घोड़े के रूप में लिख देंगे। इसमें 3 पंक्तियां और 3 क्या स्तंभ, अर्थात ये 3x3 का अवयव है। पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाएगी, बाद में स्तंभ की संख्या लिखी जाएगी। तो ये हमारा था अवयव का बेसिक परिचय कि अवयव होता क्या है। और जो अवयव ये है अवयव है, तो इसकी हम ये रूप एक प्रकार से क्या होती है, अवयव की एक प्रकार से रूपरेखा होती है। यदि हम अवयव की परिभाषा डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो और यदि अब हम अवयव की परिभाषा देखें कि अवयव की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या होगा, अवयव कुछ पंक्ति और स्तंभों से बनी एक ऐसी संरचना होती है जिसमें जो उसके अवयव होते हैं, तो उसके अवयव मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, चर अचर और वास्तविक काल्पनिक परमेय अपरमेय, ये कोई भी संख्या उसके अवयव हो सकते हैं। और उनके इन अवयवों को हम अवयव में जो पंक्ति और स्तंभ है उनके रूप में लिखते हैं, और फिर हम इन्हें बड़े कोष्ठक मॉड लगाकर और फिर हम इनके बाहर बड़ा कोष्ठक मॉड लगा देते हैं, और नीचे हम क्या करते हैं उन पंक्ति और स्तंभों की संख्या गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। और इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है संख्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अर्थात यदि हम अवयव को जानते हैं तो उसे उसी रूप में अवयव को डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात यदि हम अवयव इंट्रो हो है तो हम इसी रूप में कर सकते हैं अवयव की डेफिनेशन, मैट्रिक्स की क्या ले सकते हैं हम इसी रूप में, उसकी डेफिनेशन हम इसकी ले सकते हैं। तो हमारी जो 2 चीजें हो गई। अब हमें इसमें मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमने जानी, तो यदि हम यहीं पर मैट्रिक्स की ऑर्डर बता दें कि मैट्रिक्स की कोटि क्या होती, ऑर्डर, जैसे हमने कहा था ऑर्डर नहीं, मतलब जो जो चीजें साथ में आती जाती हैं दूसरे रिलेटेड हैं, हम ऑर्डर बाद में बताना चाहते थे जब जाति की शुरुआत करते, क्योंकि जो जाति है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑर्डर पर। तो जब हम जाति बता दे तभी ऑर्डर बता देते, लेकिन ऑर्डर जो यहाँ से निकाला जाता है, जब शुरुआत से इंट्रो देख रहे हैं तो ऑर्डर भी देख लें, तो हमारा ऑर्डर क्लियर हो जाएगा कि जाति की ऑर्डर कोटि कैसे निकाली जाती है। जब कोटि हम देख लेंगे तो कोटि से क्या निकाली जाती है, जाति, तो मतलब कोटि जान जाए तो फिर जाति जिस प्रकार निकाली जाती है वो हम बाद में सीख लेंगे। तो किसी भी अवयव में जितनी भी पंक्ति और स्तंभ होती हैं, जब उनकी संख्या को नीचे इस प्रकार लिखते हैं, उसी को उसकी बोलते हैं कोटि। ये अवयव की कोटि क्या है, इसे बोल सकते हैं अवयव 3x3 का है, अर्थात इसकी कोटि क्या है, 3 है। 3 कोटि मतलब उसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यदि हमारे अवयव में 3 पंक्ति 2 स्तंभ या 3 पंक्ति 4 स्तंभ होते, फिर हम इसकी कोटि 3 नहीं बोलते ये हमारी 3/2 की कोटि का अवयव है। अर्थात दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों हमें अलग अलग बताना पड़ेगा कि दिए गए अवयव की कोटि 3/2 है, अर्थात इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। इतने से हम अवयव की संरचना या रूपरेखा के बारे में जान जाएंगे कोटि से, कि अवयव में कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हैं। केवल अवयव बस हम उसके नहीं जान पाएंगे। यदि अवयव की में 3 पंक्ति 4 स्तंभ है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी कि हमारा अवयव 3/4 की कोटि का है। लेकिन ये दोनों चीज समान है तो फिर हम इसे 2/2 ना लेकर बोल देते इसकी कोटि कितनी है, 2। अर्थात जब कोटि 2 बताई तो मतलब क्या है कि इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। और ऐसे अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उन्हें क्या बोल देते हैं, वर्ग अवयव।
तो ये ऑब्लिक का टाइप हो गया। और जब वर्ग ऑब्लिक हो गया तो फिर हम इन्हीं कोटि का उपयोग करके ऑब्लिक क्या निकालते हैं, जाति निकालते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे। तो क्या करिए, तो हमारा क्या क्लियर होगा, तीन चीजें। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन होता क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसकी ऑर्डर, और जब हम जाति को पढ़ाएंगे जाति कैसे निकालते हैं तो एक बार ऑर्डर को और डिफाइन कर देंगे। इसके साथ अगला देख लें हम, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सारणिक के बारे में कि सारणिक क्या होता है, इसका भी इंट्रो भी आ जाएगा और सारणिक की डेफिनेशन भी आ जाएगा। और जो हमारा इसके बाद अगला पॉइंट होगा जो हो जाएगा डिफरेंस इन मैट्रिक्स और सारणिक, अर्थात मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर भी लगातार हम देख लेंगे ना। मैट्रिक्स व सारणिक में डिफरेंस क्या होता है ना। एक प्रकार से हम क्या देख लेंगे, इसमें अंतर क्या होता है। यदि हम इसके में पहले हम देख ले सारणिक का क्या होता है, तो ऐसा आव्यूह या वो आव्यूह, अर्थात जो सारणिक होता है वो एक प्रकार का आव्यूह होता है। अर्थात सारणिक की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है, आव्यूह से हुई है। और ऐसा बोल दो चाहे कि जो आव्यूह शुरुआत हुई वो सारणिक से हुई है, लेकिन जो आव्यूह है उसका विस्तार ज्यादा होता है, उसका एरिया बड़ा होता है सारणिक से। तो हम कह सकते हैं जो सारणिक है वो कहाँ से बना है, आव्यूह से बना है। ऐसा आव्यूह या वो आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम सारणिक कहते हैं। अर्थात सारणिक क्या होता है, सारणिक में इसी प्रकार पंक्ति स्तंभ होते हैं। हम सारणिक को ही बड़े कोष्टक और मोड के द्वारा शो कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी अवयव हो सकते हैं। शर्त क्या है, उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर है तो हम कह देंगे कि क्या है, सारणिक है। लेकिन क्या होगा, ये आव्यूह भी होगा, अर्थात प्रत्येक सारणिक क्या होता है, आव्यूह होता है। लेकिन यदि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं तब ये सारणिक नहीं होगा, केवल क्या होगा, आव्यूह होगा। अर्थात क्या बोल सकते हैं, आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, या वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो वो क्या कहलाता है, आव्यूह तो होता ही है, सारणिक भी कहलाता है। तो इस समय क्या जाना, प्रत्येक सारणिक आव्यूह होता है, लेकिन कोई भी दिया गया आव्यूह सारणिक हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो मतलब किसका क्षेत्र ज्यादा होता है, डेवलप विस्तार किसका होता है, आव्यूह का। इसी प्रकार इसीलिए हमारे सिलेबस में सारणिक नहीं आव्यूह दिया गया है, क्योंकि यदि हम आव्यूह के बारे में सब कुछ निकालना सीख जाएं, आव्यूह के सब चीज जान जाए तो अपने आप सारणिक को हल कर लेंगे। क्योंकि जो जो कंडीशन, जो शर्तें, जो भी फार्मूला सब आव्यूह में लगते हैं वो सब किसमें अप्लाई होते हैं, सारणिक में। क्यों, क्योंकि यदि हमने 3/2 क्या बनाया, आव्यूह, हम इसे हल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सूत्र, कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं, हम इसमें कोई भी मान निकाल रहे हैं तो सब किसमें कर रहे हैं, सारणिक में। अर्थात यदि हम इसमें आव्यूह कोई भी शर्त लगा रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि इसकी ये शर्त सारणिक में नहीं लगती, क्योंकि ये आव्यूह भी और क्या है, सारणिक भी है। अर्थात यदि हम आव्यूह के बारे में सब चीज जान जाए, सीख जाए तो सारणिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अर्थात हम सारणिक को हल करना अपने आप ही सीख जाएंगे। तो ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन भी हुई, साथ में क्या होगा, इसमें अंतर भी हुआ। सारणिक की डेफिनेशन और अंतर दोनों चीज कंप्लीट हो गई। अब हम देख ले रहे हैं आव्यूह का मान निकालना। आव्यूह का मान निकालना बता दे रहे हैं तो हमारे कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, 6 टॉपिक बता देंगे। जो टाइप ऑफ आव्यूह में बताना था, तो आव्यूह लगभग बहुत प्रकार का होता है। हमारे सिलेबस में केवल मेन जिनका हमें उपयोग करना है, या जो हमें मतलब जो जब आगे हम जाति वगैरह निकालेंगे तो इनमें जिन आव्यूह का यूज हुआ केवल वो ही डिफाइन किए गए हैं। लेकिन हम आप लोगों को सारे टाइप बता देंगे, जो कितने हैं, लगभग 15 से 20 टाइप के आव्यूह हैं। मोस्ट केवल 10-12 टाइप के आव्यूह होते हैं, लेकिन और भी जो कुछ बेसिक वो भी आपको लगभग सारे प्रकार के आव्यूह डिफाइन कर देंगे, और कुछ रह जाएंगे तो वो अलग है कि लगभग सभी प्रकार के जो आव्यूह होते हैं उन सबको बता देंगे कौन आव्यूह क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी हम ये मतलब अभी हमारा ये था कि हम कुछ टाइप हमें बताना था, तो हम आव्यूह के टाइप की शुरुआत इसी लेक्चर में कर देंगे। कुछ टाइप हम इस लेक्चर में बता देंगे और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। लेकिन अभी हम अगला एक पॉइंट और बता रहे हैं, आव्यूह का मान निकालना। टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत से ही पूरे टाइप एक साथ डिफाइन कर देंगे।
तो इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट जो है अवयव का मान निकालना, अर्थात फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। यदि हम किसी भी अवयव का मान निकालें तो हमें पहले अवयव पता होना चाहिए। यदि हम एक अवयव लेकर उसका मान निकाल के आप लोगों को बता दें तो क्या हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप लोग जान जाओगे। तथा इसका जो मान निकालते हैं वो हम कक्षा 11वीं में सीख आए हैं। हल करना बड़ा आसान है, और यदि आप लोगों को पहले 11वीं पढ़ा होगा, पहले कहीं पढ़ा हो तो बनता भी होगा, केवल रिवीजन हो जाएगा, और नहीं बनता हो तो भी आप उसे आसानी से सीख जाएंगे। यदि हम कोई अवयव ले ले तो हमने माना 3 पंक्ति 3 स्तंभों को अवयव ले ले, यदि हम तो इसी प्रकार लिख दें हमारे 3 स्तंभ है इसमें, और हमारे इसमें 3 पंक्तियां हैं। आप भी हम कोई भी ले ले तो हम कुछ भी ले ले रहे हैं, 1 2 3 2 0 4 -1 3 5। हमने कोई भी अवयव ले लिया तो नीचे इसकी कोटि कितनी लिख देंगे, 3/3। ना ज्यादा हमने बड़ी संख्या ली है ताकि आप लोगों को समझाना तो अच्छी समझ में आ जाए, और मतलब हमने सब संख्या मिक्सचर रूप में ले ली, जीरो भी शामिल कर लिया, माइनस भी 1-2 संख्या रिवीजन भी कर दिए, ताकि हम जो हमारे कोई डाउट है तो हमारा अधिक से अधिक डाउट क्लियर हो सके और इसे हल करना ज्यादा कठिन नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा 6वां पॉइंट है अवयव का मान निकालना, मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना या मान निकालना। यदि हम इसका मान निकालें तो मान निकालना कठिन नहीं, बड़ा आसान है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा स्तंभ है, ये पंक्ति है, तो हम जब इसे हल करेंगे तो ये पहला स्तंभ, अच्छा एक चीज और है, जब अवयव की रूपरेखा हमने बताई थी तो इन अवयवों के नाम भी होते हैं। एक चीज और बता दें, इन अवयवों के नाम पंक्ति स्तंभ हो गया, इसे बोलते हैं A11 अवयव। यदि हम बोले A11 अवयव कौन सा है तो ये मतलब ये अवयव को शो कर रहा, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। उसी प्रकार 21 22 और 23 31 32 और 33। मतलब क्या है, पहले हम पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को बनते हैं, तो इसी प्रकार ये अवयवों के नाम हो जाते हैं। मतलब जब रूपरेखा में यदि देखें तो अवयव का रूप इस प्रकार होता है, फिर इसके अवयव को इस प्रकार बोलते हैं। यदि बोले इस अवयव में A22 अवयव कौन है तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब ये अवयव है ना, और विकर्ण मतलब 1 11 22 22 और 33 जो है ये क्या कहलाते हैं, इसके विकर्ण अवयव कहलाते हैं। तो ये भी आप लोग जान गए होंगे। अब यदि हम इसका मान निकालना है तो इसे मिटा दे रहा है, कोई कंफ्यूजन ना हो। और यदि आप लोगों को कोई चीज नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, जो चीज आप जानते हैं बनता है उसे लिखने की नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो नई चीज है जो नहीं जानते उसे आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज सीखनी है और यदि आप शुरुआत से कंप्लीट करें पढ़ रहे हैं तो आप सारी चीजों शुरुआत से नोट कर सकते हैं। कोई चीज डाउट है और कोई भी चीज मतलब आपको लोगों को पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिफाइन कर देंगे। और फिर इसके बाद यदि हमें अवयव को मान निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को इस प्रकार हम इसे लिख देते हैं। तो यदि हमने लिखा कितना है 1 है, तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ के अवयव को हमने लिखा तो उस पंक्ति स्तंभ को ऐसे इस प्रकार बंद कर लेते हैं, छोड़ देते हैं कि अब इस पंक्ति से स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, और जो बचेगा उन्हें उसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं। कैसे लिख ले, यदि हमने 1 लिखा पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो इस पूरे पहले स्तंभ को पूरे मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, उनके अवयवों से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब जो अवयव इस प्रकार बचे हैं तो हम फिर क्या करेंगे, इन अवयवों का तिरछा आपस में गुणा कर देंगे। 0 का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 5 -4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 × 3 और बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, अगला इसी प्रकार हम अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव लिखेंगे, ये वाला तो दूसरी पंक्ति मतलब ये पंक्ति वही रहेगी क्योंकि अवयव किसका है, कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति का, तो पहली पंक्ति वही रहेगी और स्तंभ कौन सा, दूसरा।
अर्थात जिस पंक्ति का अवयव हमने लिखने वाले हैं उस पूरी पंक्ति को और पूरे स्तंभ को छोड़ देंगे, मतलब उनके अवयव को मत छोड़ने का मतलब उनके अवयवों से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब जो अवयव हमें बचे हैं हम केवल उन्हें ही लेंगे, ये हो गया। लेकिन इस दूसरे जब अवयव को चुनते हैं हम तो इसके दो तरीके होते हैं। यदि हमने ये अवयव लिया है तो हम इसके आगे यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं। पहले प्लस लगाया था, प्लस जब लगाते तो उसका मतलब यदि हमने पहला अवयव लिया है तो यदि हमने इसे बंद कर दिया यहाँ पर तो अब होगा क्या, जब हमने इस प्रकार यहाँ पे किया है पहला चीज, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगातार पहले के बाद कौन सा पंक्ति आती दूसरी, तो पहले हम दूसरे का करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करना तो किससे, तिरछे रूप में जो अवयव है तिरछा मल्टीप्लाई, 0.5 से और माइनस इससे, मतलब इससे मतलब नहीं रखेंगे, जस्ट एक आगे वाले से। यदि हमने ये वाला अवयव लिया है 2 तो हमने जब इसे बंद कर दिए 4 बचे तो फिर अगली वाली पंक्ति का अवयव लेंगे 4 और मल्टीप्लाई का करेंगे जो तिरछा मौजूद है मतलब -1। तो क्या कर दो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और बीच में फिर माइनस लगाओ तो क्या करेंगे जो दूसरा बचा 2, तो इसके जो तिरछे रूप में मौजूद है तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। लेकिन कई बार क्या होता है हम गलती क्या कर देते हैं, यदि हमने दूसरा ऐसे बंद कर दिया तो जो पहला अवयव नजर आ रहा मतलब ये बार वाला है, हमने ऐसे बंद कर दिया, मान लो एक बार के लिए बंद हो गए ये दोनों चीजें, ये बंद हो गए। यदि ये बंद हो गए तो हमें ये बचा तो हम इसे ना लेके पहले ये अवयव ले लेते हैं, मतलब इसे ना लेके जब इसे लेते हैं इसे लेने पर चीज गलत हो जाएगी। मतलब नियम क्या है, जो हमने जिस पंक्ति का अवयव लिया है तब मल्टीप्लाई अगले वाली पंक्ति के अवयव से शुरुआत करना है। लेकिन हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं पहली वाली पंक्ति ले लेते हैं। जब पहले वाली पंक्ति लेंगे तो हमने क्या किया क्रम बदल दिया, और जब क्रम बदल दिया तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मतलब पहले सब में बीच में माइनस है तो गलती ना हो तो हम माइनस के स्थान में क्या यूज कर देते प्लस, मतलब माइनस कॉमन ले लेते दोनों से। तो यहाँ पर जो बीच में मतलब क्या बोल दिया जाए, यदि हमने पहले में प्लस लगाया है तो जो सर नियम होती है हल करने का, ये पहला लिया गया तो मल्टीप्लाई शुरुआत करेंगे अगली वाली पंक्ति दूसरे से, तो इसी प्रकार से हमने बीच में 2 के आगे प्लस लगाया है तो नियमानुसार किया जाएगा कि मतलब 2 में प्लस लगाए जैसे होता है तो पहले हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आगे वाली पंक्ति 4 का ले मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 4 का -1 से और माइनस इतना, क्योंकि क्रम बदलने पर चिन्ह बदल जाएंगे। लेकिन हमने क्या बताया कि हम क्या कर देते हैं ऐसा ना करके पहले वाला में पहले ले लेते हैं, तो पहले वाला में पहले ले लेते हैं तो क्रम बदलने पर जो माइनस का अंतर आएगा तो हम हल करने में अधिकांशता दूसरे वाले में क्या लिख देते हैं माइनस, मतलब पहले से इसका चिन्ह बदल देते हैं। चाहे बोल दो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया या फिर अंदर माइनस अंदर का चिन्ह बदला तो बाहर का बदल दिया। तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लस तो हम दूसरा वाला जब लेंगे तो इसके आगे हम प्लस भी लगा सकते हैं और हम इसके आगे माइनस भी लगा सकते हैं। नियमानुसार यदि हमने यहाँ प्लस लगाया है तो हम बोले कि पहले प्लस तो दूसरे में प्लस ही आना चाहिए, माइनस क्यों आ रहा है। यदि हम प्लस लगाना तो नियमानुसार आगे वाले अवयव ले लो 4 और मल्टीप्लाई कर लो -1 से, इससे तो प्लस लगा सकते हो। यदि तुम्हें लगता है कि हमसे गलती ना हो जाए, मतलब पहले 2 देख रहा है तो हम 2 का 5 में कर देंगे तो माइनस लगा लो। कई बार होता है हम ऐसे हल करते हैं याद करते रख लेते हैं पहले प्लस दूसरे में माइनस तीसरे प्लस, मतलब तीसरे पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि हम ऐसी गलती मतलब मैं तीसरे प्लस क्यों करेंगे कि तीसरे में फिर नियम लगा देते हैं, कहीं नियम छोड़ देते हैं। तो यदि हमने तुम्हें रीजन बताया कि ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे में माइनस क्यों आता है, क्यों हम यहाँ पर क्रम चेंज कर देते हैं। क्रम चेंज करना तो माइनस लगाओ, क्रम नहीं चेंज करना तो प्लस लगाओ, जैसे हम आगे करने वाले तो हमने क्रम नहीं चेंज किया हमने प्लस लगा दिया। अब जो तीसरा हम लेंगे, तीसरा क्या है 3। यदि हमने यहाँ पे 3 ले लिया है तो 3 लेने पर क्या होगा, अब हम किसे छोड़ेंगे पंक्ति वही छूटी रहेगी हमारी, है ना, स्तंभ बदल जाएगा। स्तंभ कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला। तो तीसरा जब हमने लिए तो आगे वाली कौन होगी, तो चौथा तो है नहीं तो इसके आगे वाले पहला माना जाएगा, तो पहले का इससे तो अब फिर सीधे में आ करने अब मतलब बीच वाले में जहां गलती होने की संभावना होती वहां पर इसलिए चिन्ह बदल देते ताकि हमसे वो गलती मतलब हम ऐसा करते तो चिन्ह बदल देते हैं। अब यहाँ पे नहीं करते तो फिर प्लस आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 से -1 का मल्टीप्लाई 0, मतलब ये माइनस इसका और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा। अब मतलब कोष्ठ लगा देंगे क्योंकि हमने छोटे का
यूज पहले कर दिया है। और हम कभी भी एक साथ दो सेम कोष्टक नहीं लगाते। यदि हमने छोटा लगा दिया अंदर तो कौन सा फिर दोबारा छोटा नहीं लगाएंगे, मंझला लगा दो चाहे बड़ा लगा दो। तो इस प्रकार हमारा इस प्रकार जो सॉल्व करने का रूप है वो बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम क्रम बदल लेते तो माइनस आ जाता, तो क्या होता हम याद कर लेते पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो हमने रीजन बताया ऐसा क्या होगा, ऐसा क्यों करते हैं कि एक बार हम इसका प्लस चिन्ह लेते हैं फिर माइनस चिन्ह लेते हैं फिर प्लस चिन्ह लेते हैं, हम तीनों में सेम क्यों नहीं लेते, तो उसका रीजन बता दिया। हम किसी प्रकार कर सकते हैं, तथा जिस प्रकार हमने पहली पंक्ति जब लिए थे उसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति को भी आधार बनाकर पूरे अवयव का मान निकाल सकते हैं। वो क्रम की तो पहली बात जो पंक्ति लेना है वो पंक्ति और उसके संदर्भ स्तंभ को छोड़ दो, पहली चीज। और इस प्रकार प्लस लगाना है तो ये नियम ध्यान रखो। यदि तुमने आगे का अंदर का क्रम बदला तो यहाँ का चिन्ह बदल दो या फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, है ना। तो अंदर क्रम ध्यान रखो, तुम सब में प्लस का यूज कर सकते हैं। हल कर दो इसे, कितना आ जाएगा 1, 0 को मल्टीप्लाई 5 में तो 0 और 4 का तो 12 आ जाएगा, प्लस का 2 इसमें कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 3 का 2 में 6 हो जाएगा, वो 0 हो जाना है तो माइनस का 0, फिर माइनस का 12 अंदर कितना बचा यहाँ पे तो यहाँ 14 हो जाएगा, माइनस का 14 और वहां पे कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और इसके आगे ना देख रहा तो यहाँ पे कर दे रहे हैं बगल में, तो क्या करना है हमें इन्हें जोड़ दे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 12 और माइनस का 14 कितना हो जाएगा हमारा 26, है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 20, तुम्हारा क्या आएगा माइनस का हमारा आ जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। एक चीज और है, यदि हमने आव्यूह का नाम दे रहे माना एक आव्यूह का दिया तो एक बराबर, जब से हल करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड ए। यदि हमने मॉड ए लिख दिया तो इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया मान, अर्थात कहीं पे लिखा है कि मॉड ए बराबर कितना 6, तो मतलब आव्यूह ए का जो मान है वो कह रहा है। यदि आव्यूह बताना तो ए बराबर शो करेंगे, यदि हमें आव्यूह का मान बताना कि आव्यूह का मान कितना है मतलब आव्यूह के मान को शो करना है तो उस आव्यूह दोनों क्या लगा देंगे मोड लगा देंगे। अब हम केवल यहाँ मोड लगाते हैं बड़ा कोष्ठक, यदि हम यहाँ पे मोड लगा दें तो मतलब क्या शो करता है उस आव्यूह के मान को। यदि मोड ए बराबर 6 तो मतलब एक आव्यूह 6 उसका मान कितना है 6, वो हमें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि आव्यूह का जो मान मोड ए कितना आ गया हमारा वो हमारा आ गया, उसकी वैल्यू जो ना वो कितनी आ गई माइनस की 6 आ गई। तो इस प्रकार हमने कोई सी आव्यूह को हल करना बता दिया, से कोई डाउट तो पूछ सकते हो। हमने दोनों चीज बता दी, कई बार हम यहाँ पे माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यों आता प्लस क्यों नहीं आता, अगर रखना पड़ता है कि बीच में माइनस लेते हैं तो रीजन हमने बता दिया। कई बार यदि हमने यहाँ माइनस लिया और फिर यहाँ पे सही कर दी तो गलत माना जाएगा, अर्थात यहाँ प्लस लेना है तो यहाँ प्लस और माइनस मत प्लस आएगा तो उसका रीजन बताया, माइनस लेना तो रीजन बताया, और माइनस प्लस जब लेना तो अंदर क्या रहेगा वो बता दिया। हम किसी में भी ऐसा कर सकते हैं, हल करना बड़ा आसान होता है और हल करने पर जिसका मान आता है वो उसे बोलते हैं आव्यूह की वैल्यू। और आप इस प्रकार आव्यूह को जब हल करोगे कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकते हैं, यदि आपसे हल करना बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम जब आव्यूह की जाति निकालेंगे आव्यूह संबंधित कोई भी रूप करेंगे या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर उनमें कोई भी काम हमें करना आव्यूह का तो हमें आव्यूह को सॉल्व करना आना चाहिए। और आव्यूह का मान के आधार पर ही आव्यूह के कुछ टाइप होते हैं उसके मान पर डिपेंड करते हैं, अर्थात इसके आधार पर ही आव्यूह कुछ प्रकार के होते हैं। तो हो गया आव्यूह का मान निकालना, अर्थात आव्यूह का मान कैसे निकालते हैं। और यदि हमें प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सवाल देना तो वो दे सकते हैं, लेकिन यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट ईयर की बुक होगी, आप उसके सवाल लगा सकते हैं मान निकालने वाले। उनमें जैसे जाति निकालना है तो पहले आव्यूह को हल करते हैं, तभी हमने जाति निकालना नहीं बताया है, आव्यूह के बाद हल करना बताया है। तो आप आव्यूह को हल करके मान निकाल सकते हैं, आप मान आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर में नहीं तो भी आप इसे सीख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी भी बुक में 12वीं में आप कहीं भी आव्यूह मिल जाएगा, या फिर इस प्रकार आप अपने मन से कोई भी आव्यूह लेकर उसका मान निकालना सीख सकते हैं कि मान कैसे निकालेंगे। फिर इसमें कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट के द्वारा उसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को 6 चीजें निकालना बताई। पहला आव्यूह की इंटोरेशन, आव्यूह डेफिनेशन, वहीं पे हमने आव्यूह की कोटि बता दी,
है। हमने जो सारणिक के बारे में बताया तो अलग है कि सारणिक मतलब सारणिक होता क्या है, आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है। ये सब आव्यूह का बेसिक है, हम इसे आव्यूह का बेसिक बोल सकते हैं। फिर हमने इसके बाद आव्यूह का क्या निकाला, मान निकालना बताया। तो आज के लेक्चर में हमने इतनी चीजें बताई या आपने इतनी चीजें सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आव्यूह टाइप बताएंगे और इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक बताएंगे, लेकिन बेसिक टॉपिक बताएंगे, मतलब जो शुरुआत में हमें पता होनी चाहिए और जब जिनका एक दूसरे से क्या होता है, रिलेशन होता है। और इस प्रकार का मतलब इस प्रकार से हम अध्याय में जो जो पढ़ना हम सबको कंप्लीट कराएंगे और अपना आव्यूह टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद हम क्या इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3। जो हमारे लेक्चर होंगे वो कंटिन्यू होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी दिन हमारा लेक्चर ना छूटे। और इसके साथ ही आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की नमस्ते, जय हिंद।